बागचंद दादरा जी विधायक बन गए। जिनके विधायक बनते ही सबसे पहला काम उज्ज्वला हॉस्पिटल का, उसको बंद कराया। अब आप ये देखिए, यदि कोई एक्सीडेंट इस मेगा हाईवे पे हो जाता है, उसको यहां से ले जाने के लिए पहले दिल्ली गेट क्रॉस करो, इसके बाद में आगरा फाटक क्रॉस करो, और फिर बाजार की भीड़ में होके जाकर हॉस्पिटल पहुंचे, तब तक मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। राम राम साथियों, स्वागत आपका निराला दास्तान पर। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज हम मौजूद है बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में, और आज हमारे साथ एक कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद है। हम इनसे चर्चाएं करेंगे सामाजिक मुद्दों पर और पंचायत चुनाव को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार जी। राम राम साहब। सबसे पहले आप अपना परिचय देती है हमारे दर्शकों को। मैं रतन पटेल जी, पूर्व पार्षद, जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव और राजेश पायलट किसान संगठन का प्रदेश महासचिव। सर, सबसे पहले हमारा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपका राजनीतिक सफर कैसे स्टार्ट हुआ और आप राजनीति में कैसे आए, मतलब आपने क्या है राजनीतिक सफर। मैं आपको बताऊं, 2098 में मान लो, 1998 में स्वर्गीय पायलट साहब जब ये चुनाव लड़ने आए थे, उस समय उन्होंने एक मीटिंग करी थी यहाँ। तो उस मीटिंग में उनकी जो बोलचाल, उनकी जो भाषा शैली, उनका जो व्यक्तित्व लय था, उसको देखते हुए मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। तब से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा। सबसे पहला दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि जो बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में ऐसी 3 बड़ी समस्याओं के बारे में बताएं जिन पर भी अभी वर्तमान में जो यहाँ के विधायक है उनका भी ध्यान नहीं है। सबसे पहले बांदीकुई की समस्या पीने का पानी। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपन जिस क्षेत्र में रहे, ये जो क्षेत्र है बांदीकुई का पश्चिमी क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र बांदीकुई की लगभग 1/3 जनता इस क्षेत्र में रहती है। यहाँ 1 से लगाकर 9 वार्ड तक है। इस क्षेत्र में पिछले 25-27 सालों से पीने का पानी लोगों को आज तक नहीं उपलब्ध हुआ। यहाँ सब लोगों ने या तो खुद की बोरिंग करवा रखी है या टैंकरों से पानी डलाते हैं। आप ये देखिए, पिछले 25-27 साल में यहाँ कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं, बीजेपी के भी विधायक रहे हैं, निर्दलीय भी है, और हमारे इस क्षेत्र के लोगों की बराबर ये मांग रही है कि हमारे क्षेत्र में आप ये जो पाइपलाइन है, इस लाइन को, रेलवे लाइन क्रॉस करा के यहाँ लाइए और यहाँ के लोगों को पानी। सबसे बड़ी समस्या पहली पीने के पानी। दूसरा, आप आ जाइए, हमारे बांदीकुई में हमारे पूर्व विधायक जीआर खटाना जी ने उज्ज्वला हॉस्पिटल सैंक्शन कराया। आप देखिए, ये अलवर सिकंदरा में एक हाईवे है जो बाईपास है, इसके बाईपास पे यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर वो जगह रोड हुई, 9 बीघा जगह रोड हो गई। वहां पर लगभग सरकार के 75 से 80 लाख रुपए खर्च हो गए। वो उसके बाद में हमारे विधायक जीआर खटाना जी का चुनाव हार गए, यहाँ बागचंद दादरा जी विधायक बन गए। इनके विधायक बनते ही सबसे पहला काम इन्होंने, अब ये मैं नहीं कह सकता कि क्या मन में रही होगी, क्या दुर्भावना रही होगी, कि इन्होंने सबसे पहला काम जो उज्ज्वला हॉस्पिटल था उसको बंद कराया। अब आप ये देखिए, यदि कोई एक्सीडेंट इस मेगा हाईवे पे हो जाता है, उसको यहां से ले जाने के लिए पहले दिल्ली गेट क्रॉस करो, इसके बाद में आगरा फाटक क्रॉस करो, और फिर बाजार की भीड़ में होके जाकर हॉस्पिटल पहुंचे, तब तक मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इस बांदीकुई में लगभग 3 से 4 मरीज इन फाटकों की वजह से, यहाँ सकड़ी रोड का जो सकड़ापन है उसकी वजह से 3 से 4 मरीजों की मौत हो चुकी। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखिए, हमारे बांदीकुई रेल नगरी, खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। आपको मालूम है, हमारे यहाँ यानी राजस्थान में सबसे पहले रेल आई तो बांदीकुई में आई। हमारे यहाँ बांदीकुई में रेल बहुत समृद्ध हुआ करती थी। हमने सुना है, हमारे पिताजी और मैंने भी देखा है कि यहाँ बहुत अच्छी समृद्ध रेल का कारखाने, ये जो रेलवे के जो क्वार्टर्स वगैरह है, ये बहुत अच्छी जगह थी। लेकिन आज हमारे बांदीकुई को इस रेल की तरफ से तो बिल्कुल नहीं हटा दिया। केवल एक आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर है, स्वर्गीय पायलट साहब ने वो आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर सैंक्शन कराया था, वो चल रहा है। यहाँ 17 से 18 ट्रेनें थ्रू निकल रही है।
यहाँ हमारे बांदीकुई में वो जो हम ये जो वंदे भारत ट्रेन चला रखी है वो यहाँ नहीं रुकती है। हमारे यहाँ वो डबल डेकर जो ट्रेन चल रही है वो यहाँ नहीं रुकती है। हमारे यहाँ जो स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन है वो यहाँ नहीं रुकती है। ये जो 3 ट्रेनों का मैं जो नाम दे रहा हूँ ना आपको, यहाँ बांदीकुई के लोगों के लिए जैसे दिल्ली जाना हो या चंडीगढ़ जाना हो या और आगे जाना हो, तो इनके लिए सबसे सुटेबल ट्रेन यदि कोई है तो ये तीनों ट्रेन है। मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से पहली मांग ये रहेगी कि हमारे क्षेत्र में जो 3-4 ट्रेन मैंने नाम लिया है इन ट्रेनों का स्टॉपेज हो। तो ऐसे करके ये प्रमुख 3 मांगे मैं नाम। और तीसरा सवाल हमारा आपसे कि जो विधायक है बच्चन टाकड़ा जी, उनका कहना है कि मैं बांदी विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दूंगा, तो क्या वो विकास का काम करा पा रहे कि वो उनका ये कहना ही है? देखो, मैं विरोधी आदमी हूं, मैं कांग्रेस का हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा। हमारे विधायक टाकड़ा जी ने बांदीकुई चुनाव जीतते ही ऐसा एक माहौल क्रिएट किया, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, करते करते 2.5 साल निकल गए। आज मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि एक तो वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज का काम चल रहा है और एक ये ट्रोमा सेंटर का काम। इसके अलावा यदि हमारे विधायक साहब ने कोई भी एक काम, यदि इस बांदीकुई इन 2 कामों के अलावा, जो 2 मैंने नाम लिए है ना, इन 2 कामों के अलावा यदि कोई भी काम उन्होंने करवा दिया हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको डिबेट के लिए आमंत्रित करता हूं। वो बता देगा हमने ये काम। उनका ये भी कहना है कि जो बांदीकुई में आगरा फाटक की सबसे बड़ी समस्या थी, उनका भी सरकार के द्वारा जो बजट है वो भी घोषित हो चुका है। आपको क्या लगता है कि जो आगरा फाटक है उसका वो ब्रिज का निर्माण हो पाएगा इनके कार्यकाल में? मुझे बिल्कुल ये केवल बांदीकुई के जो स्थानीय निवासी हैं, जो दुकानदार हैं, जो दुकानें करते हैं, उनको डराने के लिए, उनके ऊपर टेरर पैदा करने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, आप खुद देखते हैं, ये बांदीकुई आरओबी का काम सबसे पहले सब्जे बजट में ये जो टाकड़ा जी विधायक बने थे ना, उनके सबसे बड़े बजट में बांदीकुई आरओबी का काम सैंक्शन हुआ। उसके बाद में 3 बजट निकल गए। हम तो ये सुनता है बनेगा 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 बनेगा, कुछ नहीं। और पंचायत चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जो सरकार ने भी पंचायत चुनाव की घोषणा की है, सितंबर में चुनाव कराने की बात की है, सरपंच के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या सरकार चुनाव करा पाएगी इस बार? बीजेपी गवर्नमेंट खुद की ये जो पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव है ना, इनमें बीजेपी गवर्नमेंट, इनके जो कारनामे है ना बीजेपी गवर्नमेंट के 2.5 साल के, राजस्थान की जनता जो इनसे परेशान है, इसकी वजह से इनको मालूम है कि हमारी सरकार अब न तो पंचायत राज के चुनाव जीत रही है, न हम नगर निकाय के चुनाव जीत रहे। इसलिए पिछले 1.5-2 साल से इन चुनाव को टालते आ रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा हाईकोर्ट को, जो इनके ऊपर प्रेशर बना के इनसे चुनाव का कार्यक्रम घोषित करवाया है। अब भी मैं केवल और केवल मुझे केवल और केवल ये विश्वास है कि हाईकोर्ट ही ये चुनाव करा सकता है, अन्यथा ये बीजेपी गवर्नमेंट चुनाव नहीं कर। आप पूर्व में भी नगर पालिका के वार्ड पार्षद रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि पार्षद के तो मुख्य काम क्या होता है और आपने अपने वार्ड में कितना काम करा दिया? देखिए, ये जो वार्ड पार्षद होता है, चेयरमैन होते हैं, सरपंच होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, ये राजनीति की सबसे पहली सीढ़ी और ये आम आदमी से, गरीब आदमी से, जो ग्रास रूट का जो आदमी होता है, इनसे जुड़े हुए होते हैं। इनको क्षेत्र में छोटी छोटी जो क्षेत्र की जो समस्या है ना, वो सारी मालूम रहती है। मैं पहले रेलवे कॉलोनी वार्ड नंबर 7 से पार्षद रहा। मेरे यहाँ रेलवे के द्वारा काम किए जाते थे, नगर पालिका से नहीं होते थे, लेकिन मैंने डीआरएम ऑफिस साहब से डीआरएम साहब से मिलके, जीएम साहब से मिलके इस बांदीकुई रेलवे कॉलोनी में कई बहुत सारे काम कराए और हमारी नगर पालिका का जो बजट आता था वो मैं अन्य मेरे जो साथी वो पार्षद थे उनके वार्डों में काम करवाया। तो क्या इस बार आप फिर से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ेंगे? अब चुनाव की तारीख घोषित होने दीजिए। कैसे क्या तैयारी चल रही है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी आप चुनाव की तारीख घोषित होने दीजिए। वार्डों के और नगर पालिका चेयरमैन वगैरह के
वो जो लॉटरी होती है वो लॉटरी निकलने दीजिए, उसके बाद आपको बुलाऊंगा और आपके सामने कल्पना करें। कांग्रेस जनता पार्टी के बाद एक राजस्थान में एक नई पार्टी बनी है आरक्षण हटाओ आंदोलन पार्टी। तो उसके अंतर्गत उनमें जो युवा है उनका ये कहना है कि राजस्थान में आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आरक्षण रहना चाहिए कि हटना चाहिए? नहीं, ये यदि आरक्षण हटाओ की कोई मुहिम चल रही है तो मैं इसके सख्त खिलाफ। देखो, आपको एक बात बताऊंगा, आपको मैं ग्रास रूट से काम करने वाला आदमी हूँ। मैंने हमेशा बिल्कुल छोटे स्तर से काम किया। मैं आज भी देखता हूँ कि हमारे यहाँ भेदभाव है। जो पिछड़ी जाति के हैं, जो ओबीसी के हैं, जो एससी के लोग हैं ना, वो आज भी पीछे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक ये लोग बराबर ना आ जाए, ये जो हमारे समकक्ष में हो जाए, तब तक आरक्षण नहीं है। वाल्मीकि में कई विरोध प्रदर्शन चले हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जो अभी नए शिक्षा मंत्री आए केंद्र के प्रहलाद जोशी जी, क्या वो इस बार अपना जो शिक्षा का जो विभाग है, क्या उनके आने से पेपर लीक जो हुए हैं वो बंद हो पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखो, एक बात बताऊं, मैं धन्यवाद दूंगा छात्रों को, युवा शक्ति को, जो इन्होंने इतना बड़ा ये आंदोलन किया जंतर मंतर पर, और सोनम वांगचुक जी को मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने ये आंदोलन किया, और ये जो निरंकुश सरकार बैठी है केंद्र में, जो तानाशाह सरकार बैठी है, उसको झुकाया। उनके शिक्षा मंत्री का इन्होंने इस्तीफा करवाया। और अब आपने कहा कि वो जो नए शिक्षा मंत्री जी आए हैं, देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, जब तक हम ये जो बिल्कुल जो हमारा जो ये सरकारी तंत्र है, इस पर नकेल नहीं कसेंगे, तब तक ये मुझे नहीं महसूस होता कि ये पेपर लीक। हम आपसे भी कुछ नेताओं के बारे में, उनके राजनीतिक विचार आपसे जानने का प्रयास करेंगे। सचिन पायलट जी के ऊपर आपके क्या राजनीतिक विचार है? सचिन पायलट इस देश का, इस प्रदेश का भविष्य है। वो बहुत अच्छे वक्ता है, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोई भी सामाजिक मुद्दा होता है वो सबसे आगे करते हैं। अशोक गहलोत जी? अशोक गहलोत जी बढ़िया आदमी है, बुजुर्ग हो गए लेकिन वो अच्छे आदमी। टीकाराम जूली जी? टीकाराम जूली बहुत अच्छे हैं। वो इस समय वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है। और राजस्थान में जितनी भी कोई सामाजिक या कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो वो आंदोलन करने के लिए तैयार। अभी कल परसों वर्तमान में गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर पेपर लीक के आरोप लगाए। कृषि मंत्री करुणीलाल मीणा जी ने भी अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि जो कांग्रेस के जो कार्यकाल था उस समय 19 में 17 पेपर लीक हुई। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं एक बात बताऊंगा आप, अभी आपने सचिन पायलट जी का नाम लिया। हमारे नेता सचिन पायलट जी, श्री राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं कि यदि हमारी पार्टी में भी यदि कोई गलत होता है तो उसका विरोध करते हैं। आपको मालूम होगा सचिन पायलट जी ने इन पेपर लीकों की वजह से और ये भट्टियों और धांधली की वजह से अजमेर से जयपुर तक पैदल मार्च किया। उस पैदल मार्च में भी था, वहां लोगों का हुजूम था। लोग ये जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षाओं में धांधली हुई थी, उससे सब खपा थे। अब मैं इस बीजेपी सरकार से, जो केंद्र में है, राज्य में है, मैं इनसे ये कहता हूं कि ये जब विपक्ष में थे तब ये कह रहे थे कि हम बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, बड़े बड़े लोगों को बंद करेंगे। यदि मैं ये कहता हूं, यदि ये बड़ी मछलियों ने गलत किया है, इन्होंने पेपर लीक करवाए हैं, परीक्षाओं में धांधली कराई, तो आप इनको बंद करिए। ये है मेरे। हनुमान बेनीवाल जी के द्वारा जो कांग्रेस की भरतपुर की महिला सांसद है सुंदरा जाटव जी, उनके ऊपर एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है। उनको मतलब अमर्यादित भाषाओं का गाली गलौज का मामला आता है। क्या कुछ कहना चाहोगे इस मामले को? आपने सुना होगा शायद वो ऑडियो वगैरह। देखो, मैंने वो वीडियो सुना है। राजनीति में यदि कोई भी आदमी, यदि आपको राजनीति लंबी करनी है या आपको लोगों के दिल में जगह बनानी है, तो आप कोई भी शब्द कहें बहुत ही सोच समझ के, और खासकर महिलाओं के प्रति आपको कोई भी भाषा बोलनी है वो बहुत ही मर्यादित और बहुत ही संयमित भाषा से आपको बात करनी थी।
आप इसका उदाहरण देखिए, हमारे सचिन पायलट जी हैं, जी। वो किसी भी विरोधी नेता का यदि वो विरोध करते हैं तो बहुत ही संयमित भाषा में, मर्यादित भाषा में बात। बेनीवाल जी भी सचिन पायलट जी के ऊपर भी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं कि पायलट साहब तो जनता के बीच में जाते क्योंकि धूप में काले पड़ जाएंगे। क्या कुछ कहना है हनुमान बेनीवाल जी, क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए हनुमान बेनीवाल जी और आप भी और ये पूरा राजस्थान देख रहा है कि सचिन पायलट जी जब भी राजस्थान में कोई भी मामला हो, पेपर लीक का मामला हुआ हो या भर्तियों में गड़बड़ी का मामला हुआ हो या किसानों के प्रति कोई सरकार का गलत फैसला हुआ हो या महिलाओं पर कोई अत्याचार हुआ हो, तो सचिन पायलट जी सबसे पहले आगे आके इन अनुभवों की अगुवाई करें। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता है वो सीएम भजनलाल शर्मा को भागीरथ के नाम से पुकार रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो भागीरथ बन पाएंगे राजस्थान की? यदि मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि उनकी जो बोली है वो पढ़े, उनके मुंह में घी शक्कर, लेकिन मुझे कहीं भी महसूस नहीं हो रहा उन्होंने ईआरसीपी का बहुत विशेष कि साहब पानी आ रहा है, ईआरसीपी में ये हो गया, ये हो गया, और अब ये जो यमुना जल वाला समझौता है इसके भी इन्होंने बहुत तगड़ा। मैं आगे एक बात कहता हूं, ये बीजेपी गवर्नमेंट केवल और केवल प्रचार करना जानती है, काम इनके कोई भी धरातल पे। आप बताइए ईआरसीपी का यदि ये कितना सा भी काम हुआ तो बताइए, यमुना जल का यदि इतना सा भी कोई काम हुआ तो बताइए। तो ये इनकी केवल पॉलिसी है अल्लाह का। मुझे जो आपके पूर्व में विधायक गजानन खटाना जी, उनके मुझे आप ऐसे 3 बड़े काम बताइए जिनको राजस्थान की जनता, बांदीकुई की जनता याद करती हो कि वास्तव में खटाना जी ने विकास का काम कराया। सबसे पहले हमारे बांदीकुई में कोई भी महिला कॉलेज नहीं थी, सबसे पहले हमारे खटाना जी ने बांदीकुई महिला कॉलेज खुलाई, आवानी में महिला कॉलेज खुलाई, बसोई कॉलेज खुलाई। यानी आगे देखिए आदमी को सबसे पहली जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा। हमारे जो पूर्व विधायक थे गजराज खटाना जी, उन्होंने सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दिया, हमारे यहाँ कॉलेजें खुलवाई। उसके बाद में आप आइए हमारे यहाँ बांदीकुई में उप जिला हॉस्पिटल की आदमी को आवश्यकता है। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ बांदीकुई में जो जिला हॉस्पिटल है वो पीएचसी लायक नहीं है। हमारे बांदीकुई में वो जिला हॉस्पिटल सैंक्शन कराया, उसकी जमीन रोड कराई, उसके 43 करोड़ रुपए सैंक्शन कराया। ये गजराज खटाना जी की उपलब्धि है। गजराज खटाना जी की टाइम आगे जो रोड देख रहे हैं आगे ये 2 साल से कठुआ स्टेट हाईवे, ये गजराज खटाना जी की देन है। आप देखिए बसुआ में स्टेट, ये जो मेगा हाईवे से बसुआ तक वो गजराज खटाना जी की देन है। गजराज खटाना जी ने हमेशा अपने क्षेत्र के लिए हमेशा कोई भी काम हो हमेशा उन्होंने तैयार है। आप हमेशा चाहे बांदीकुई हो, चाहे बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के गांव हो, उनमें आप हमेशा दलित समाज में बल्कि सभी समाज में आप हमेशा जनता के मुद्दों की बात करते हो। तो ये प्रेरणा आपको मिलती कहां से है? ये प्रेरणा मुझे सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि मैंने 98 में जब पायलट साहब चुनाव लड़ने आए थे, जब मैंने उनके भाषण सुने, मैंने उनके व्यक्तित्व को देखा, मैंने उनके जो लोगों से मिलनसारता थी वो देखी, तो मुझे ये जो आप बता रहे हो ना कि लोगों से जुड़ाव, लोगों के छोटे हर आदमी की जो छोटी छोटी बातें, इनकी प्रेरणा मुझे स्वर्गीय राजेश पायलट जी और वर्तमान में श्रीमान सचिन पायलट जी, इन दोनों की जो कार्यशैली है उसको देखते हुए मुझे इनसे प्रेरणा। बांदीकुई की जो पुलिस प्रशासन है, उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो कानूनी व्यवस्था है, उसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, मैं धन्यवाद दूंगा बांदीकुई पुलिस को, अब दूंगा धन्यवाद। आपने देखा हो आज से 3 महीने पहले हमारी महिलाओं के जंतर छूटे जा रहे थे, हमारी महिलाओं के गहनों को छूटा जा रहा था। आपको मालूम है बुढ़ा कटला में एक 80 साल की बुजुर्ग महिला का पैरों में से वो ग्राइंडर से कड़ा काट के ले गया। आप ये देखिए उस समय ये बांदीकुई का पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ था, उनको पुलिस आम जन की तरफ से कोई ध्यान नहीं था। आपने और हमने, हम सारी बांदीकुई की जनता ने और आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने मिलकर इन मामलों को जोर शोर से उठाया। हमने धरना प्रदर्शन किए, हमने सबसे पहले एसपी ऑफिस का घेराव किया,
उसके बाद में हमने डीवाईएसपी ऑफिस बांदीकुई का घेराव किया, हमने बसों थाने का घेराव किया, हमने बांदीकुई थाने का घेराव किया, हमने एसडीएम बांदीकुई को बताया कि हमारे यहाँ क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, हमारी माता और बहनों का जेवर लूटा जा रहा है। तब जाके पुलिस प्रशासन इनसे जागा और अब इन्होंने लगभग मुझे जहां तक जानकारी है वो जितनी भी चोरियां थी उनके खिलाफ चोरों को पकड़ा है। तो मैं विशेषकर हमारे बांदीकुई के जो सीआई साहब है जहीर अब्बासी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इनको। अंतिम सवाल कि आपकी बांदीकुई की जनता को और युवा को क्या संदेश देना चाहोगे? बांदीकुई की जनता, सम्मानित जनता और युवाओं को मेरा एक संदेश है कि हमारे बांदीकुई में वर्तमान में जो मुझे महसूस होता है कि कुछ ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया, चाहे वो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो कोई भी हो, कि एक जातिवाद विशेष की वजह से हम अलग अलग उसमें जो हम बढ़ गए। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि राजनीति को अलग रख के हमारे पूरे बांदीकुई के युवा, बांदीकुई सम्मानित जनता एक साथ रहे। हम हमेशा प्यार प्रेम से रहते आए हैं। ये तो अब कुछ ऐसा माहौल हो गया, माहौल क्या हो गया कि कुछ बना दिया गया, नहीं तो हमारे बांदीकुई जनता बहुत प्यार प्रेम से। दोस्तों, ये थे रतन पटेल जी, जो कि कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता और पूर्व में वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं। इनके जो इन्होंने बात कही, इनके क्या विचार है, इनसे आप कितना सहमत है, कमेंट में जरूर बताएं। और ये ऐसी अपडेट पाने के लिए बने रहे मेरे चैनल निराला वास्तव। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम।